नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्राकल्पना या हाइपोथेसिस के ऊपर। हाइपोथेसिस या प्राकल्पना से क्या तात्पर्य है? सामाजिक अनुसंधान ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करने के लिए उसमें विषय से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान होना आवश्यक है। जब हम विषय से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर एक विचार या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात अनुसंधान से पहले एक विचार जिसके आधार पर हमने तथ्यों को इकट्ठा करना है, वो विचार एक तरह से अध्ययन को आधार प्रदान करने का काम करता है। जरूरी नहीं ये विचार सही हो, कई स्थितियों में गलत भी हो सकता है, कई स्थितियों में सही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में परंतु ये जो विचार है या एक अनुमान है जो कि अनुसंधान से पहले जो लगाया जाता है, वह अनुमान या विचार हमें अध्ययन के लिए एक दिशा और आधार प्रदान करने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में इस काम चलाऊ अनुमान, विचार, दशा या स्थिति को हम लोग प्राकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके आधार पर तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण इसमें किया जाता है। प्राकल्पना की परिभाषा यदि हम देखें तो वेबस्टर शब्दकोश में प्राकल्पना एक विचार या सिद्धांत या दशा होती है जिसे बिना किसी विश्वास के स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे कि उसके तार्किक परिणामों को निकाला जा सके। ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पहले बिना किसी विश्वास के, बिना किसी तार्किक परिणामों के विचार का निर्माण कर लिया जाता है, जिसके आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। लुंडबर्ग ने सोशल रिसर्च में लिखा है कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा की जानी अभी बाकी है। मतलब एक काम चलाऊ सामान्यीकरण से तात्पर्य क्या है कि जिसको बदला जा सकता है समय समय पर, जिसको परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन प्रारंभ में अध्ययन कहाँ से हम प्रारंभ करें, अध्ययन से कहाँ से शुरू करें, इसके लिए हमें कोई न कोई एक काम चलाऊ विचार या बोगार्ड्स ने लिखा है कि प्राकल्पना एक प्रस्थापना अवस्था है जिसका परीक्षण किया जाना अभी शेष है। प्रस्थापना अवस्था से हमारा तात्पर्य वही है कि जिसका परीक्षण जब तक नहीं किया जाएगा तो वो सिद्धांत के रूप में परिणित नहीं होगी। इस प्रकार से प्राकल्पना एक ऐसा अनुमानित निष्कर्ष, विचार या सामान्यीकरण होता है जिसे शोध कार्य से पहले निर्मित कर लिया जाता है और जिसके आधार पर तथ्यों को एकत्रित करके उसकी जांच की जाती है, विभिन्न चरों के बीच में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। तो ये प्राकल्पना एक प्रकार से अध्ययन को प्रारंभ करने का, किस आधार पे अध्ययन को प्रारंभ किया जाए, उस अध्ययन को प्रारंभ करने का एक आधार होती है। प्राकल्पना के अंदर क्या क्या लक्षण ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि अध्ययन को सुगमता से, आसानी से किया जा सके। तो ऐसी कुछ लक्षण या विशेषताएं प्राकल्पना के लिए निर्धारित की गई है। सबसे पहली बात इसमें स्पष्टता, कि एक प्राकल्पना अवधारणात्मक दृष्टि से पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा की स्पष्टता इसमें होनी चाहिए, विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या की जानी चाहिए। स्पष्टता से मतलब है कि जिसमें निश्चितता और साफ साफ
जिसमें क्लियरिटी हो तथ्यों के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि गरीबी से संबंधित कोई भी तथ्य जुटाना चाहते हैं, तथ्य संकलित करना चाहते हैं। अब किसी को भी कहा जाता है कि गरीबी क्या है, तो किसी को भी पूछा जाएगा कि आप गरीब हैं, तो वो कोई कहेगा कि हाँ और कोई कहेगा ना, क्योंकि इसमें गरीबी अभी तक अपने आप में पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। ये पूर्णतः स्पष्ट कब होगी, जब हम इसको परिभाषित करेंगे। जैसे कि कितनी वार्षिक आय, अमुक अमुक वार्षिक आय से नीचे जिनकी है पारिवारिक, वो लोग गरीबी की श्रेणी में आएंगे। तो ये इस तरीके से इसकी अवधारणात्मक स्पष्टता भाषा की दृष्टि से और अवधारणा की दृष्टि से आने पर हमें ये पता लगता है कि इस प्रकार से हम इससे संबंधित तथ्य इकट्ठे कर सकेंगे। दूसरी बात की प्रयोग सिद्धता की एक प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए निर्मित जो आदर्शात्मक ना हो, अर्थात जिसके आधार पर वास्तविक तथ्य इकट्ठे किए जा सकें। कल्पनात्मक रूप से या विचारात्मक रूप से वास्तविक तथ्यों को इकट्ठा नहीं किया जा सके, आंकड़े इकट्ठे नहीं किया जा सके, ऐसी प्राकल्पना हमें निर्मित नहीं करनी चाहिए। इसको हम प्रयोग सिद्धता कहते हैं, अर्थात जिसको प्रयोग के आधार पर परिमाणिक तथ्यों के आधार पर जिसकी परख की जा सके। आदर्शात्मक या काल्पनिक बातें जिनका कि वास्तविक अस्तित्व संभव नहीं होता है और इनको शामिल करते हैं तो हम उन तथ्यों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ये देखें कि मान लीजिए हम कोई अतीन्द्रिय से मतलब है कि पारलौकिक जगत के संबंध में किसी प्रकार की कोई प्राकल्पना निर्मित कर लेते हैं, तो उसका वास्तविक तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता है और उसके आधार पर वास्तविक तथ्य इकट्ठे नहीं किए जा सकते। तीसरी बात इसमें विशिष्टता की गई कि प्राकल्पना कहा गया कि ऐसी होनी चाहिए जिसमें विशिष्टता हो, सामान्य पक्ष नहीं हो, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित, किसी विशेष विषय से संबंधित, अध्ययन के किसी विशेष पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। सामान्य प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों को इकट्ठा किया जाना संभव नहीं है। जैसे हम कहें बाल अपराध का हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो अब बाल अपराध के संबंध में जो भी कारण हैं बाल अपराध के, तो किस किस को निश्चित किए जाएं, तो हमें प्रायोरिटी पर हम कहते हैं कि जैसे हमने एक कारण ढूंढ लिया परिवार, तो उसका एक विशिष्ट पक्ष है, हो सकता है इसके अलावा और भी कारण हो, लेकिन अब इसका एक विशिष्ट पक्ष उसके साथ उसको संबंधित कर दिया गया, तो उसके आधार पर तथ्य हैं वो जुटाए जा सकते हैं। तो इसमें विशिष्टता का होना जरूरी है, नहीं कि हमने 100 कारण थे, 100 के 100 कारण उसमें सम्मिलित कर लिए, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन होना संभव नहीं है। एक प्राकल्पना उपलब्ध परिविधियों से संबंधित होनी चाहिए। हमारे पास में क्या क्या परिविधियाँ हैं तथ्य डेटा इकट्ठा करने की, अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार या अन्य प्रविधियाँ, अन्य साधन, अन्य उपकरण। हालांकि निर्मित किए जा सकते हैं नई प्रविधियों को, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें श्रम, समय और धन की लागत जितनी भी आएगी वो हमारे पास में उपयुक्त है या नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसी प्राकल्पना का निर्माण कर लें जिसके आधार पर हम तथ्य इकट्ठे करने निकले और हमारे पास में साधन उतना हो नहीं, तो हमारा अध्ययन है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक अच्छी प्राकल्पना सिद्धांत समूह से संबंधित, अर्थात जिसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। कई बार कुछ नए विद्यार्थी है वो ऐसी प्राकल्पना निर्मित कर लेते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं होता। अपने की रुचि और अपने इच्छाओं के आधार पर ऐसी प्राकल्पनाओं को निर्मित कर लेते हैं जो बाद में सिद्धांतों में रूपांतरित नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये प्राकल्पनाएं असंगत हो जाती है या अध्ययन का उद्देश्य इन प्राकल्पनाओं के माध्यम से पूरा नहीं होता है। एक अच्छी प्राकल्पना में सरलता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जटिल और
कारकों इतनी ज़्यादा जटिलता प्राकल्पना ना हो कि उनके आधार पर तथ्यों को इकट्ठा करना या उन तथ्यों का परीक्षण करना संभव ना हो सके, तो उसका जो क्षेत्र है वो निश्चित और सीमित रखना चाहिए और उसमें सरलता भी होनी चाहिए। उसके विविध पक्षों में जो भी पक्ष उसमें शामिल किए जाएं वो सीमित हों ताकि सरलता बनी रहे, जटिलता ना हो कि जिसके आधार पर अध्ययन के निष्कर्ष ही नहीं निकाले जा सकते। इस प्रकार से प्राकल्पना हम ये पाते हैं कि अध्ययन को आधार प्रदान करने के लिए अध्ययन अनुसंधान से पहले बनाया गया एक विचार जिसके आधार पर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, और यही प्राकल्पना यदि सही हो जाती है एकत्रित तथ्यों के आधार पर, तो इसी को हम निष्कर्ष के रूप में स्थापित हो जाती है, सिद्धांत के रूप में इसको हम जानते हैं, जिसकी कि पुनः परीक्षा की जा सकती है, सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। धन्यवाद।